हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने आइडेंटिकल सेल्स के लिए ग्रुपिंग पढ़ी थी। वहाँ पर हम सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग और मिक्स ग्रुपिंग पढ़ चुके हैं। उससे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है वो बनता है ग्रुपिंग फॉर अनआइडेंटिकल सेल्स, यानी कि जिनका ईएमएफ अलग हो, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट हो। ठीक है, तो उनके लिए जो ग्रुपिंग होगी वो कितने प्रकार की होगी और वो किस प्रकार से हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो जो अनआइडेंटिकल सेल्स के लिए जो ग्रुपिंग है उसके लिए हमें किरचॉफ्स लॉ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किरचॉफ्स लॉज आते हैं तो ही आप उनको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं पहले किरचॉफ्स लॉज को यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो देखिए, किरचॉफ्स लॉ है क्या। नॉर्मली जो सर्किट होते हैं आपके, उनके अंदर आपको अगर करंट फाइंड आउट करना हो, पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो या रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो हम ओम्स लॉ का यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार सर्किट इस तरह से डिज़ाइन होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है कि वहाँ पर ओम्स लॉ फेल हो जाता है। यानी कि ओम्स लॉ की हेल्प से हम करंट, पोटेंशियल या रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो ऐसे सर्किट्स को सोल्व करने के लिए किरचॉफ्स ने दो लॉज दिए जिनको हम किरचॉफ्स लॉज या किरचॉफ्स रूल कहते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले लिखा है यहाँ पर किरचॉफ्स लॉज का यूज क्यों किया जाता है। तो हमने लिखा है यहाँ पर यूज टू सोल्व कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स। जो कहता है कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क या कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं उनको सोल्व करने के लिए, यानी कि उनका करंट, पोटेंशियल या रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है। देखिए बेटा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम जंक्शन लॉ या लॉ ऑफ करंट भी कह सकते हैं। अगर रूल लिखो तो रूल लिख सकते हो लॉ की जगह पे, यानी कि किरचॉफ्स फर्स्ट रूल को हम जंक्शन रूल या लॉ ऑफ रूल ऑफ करंट या करंट रूल कहिए, ठीक है, कह सकते हैं। फिर कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है ये किस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो इट बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ये बेस्ड है। ठीक है, बड़ा एक नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है ये। तो अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम डिफाइन किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू इट। कहता है कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द जंक्शन। देखिए बेटा, ऐसा पॉइंट जहाँ पर बहुत सारे करंट आके मिल रहे हों या जिस पॉइंट से बहुत सारे करंट निकल रहे हों, उस पॉइंट को हम जंक्शन, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, जंक्शन या जंक्शन और नोड, या तो जंक्शन कह देंगे या नोड कह देंगे। ऐसा पॉइंट जिस पर बहुत सारे कंडक्टर्स या बहुत सारे करंट्स आकर मिलते हों या वो इमर्ज होते हों, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, जंक्शन या नोड। ठीक है, यानी कि पॉइंट ही है एक प्रकार का ये। तो कहता है कि इस केस में, कहता है कि इस जंक्शन के केस में कि जो करंट इसके अंदर आ रहे हैं उनका सम और जो करंट इससे निकल रहे हैं उनका सम क्या होगा, इक्वल। ठीक है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किसी जंक्शन पर या किसी नोड पर जो करंट आ रहे हैं उनका सम और जो करंट उससे निकल रहे हैं उन दोनों का सम क्या होगा, इक्वल। कहने का मतलब क्या है कि ये जो जंक्शन है ना, जंक्शन है या नोड है, इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इसका साइज इतना छोटा होता है कि इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है चार्ज को या करंट को स्टोर रख सके। ठीक है, कंजर्वेशन चार्ज का मतलब भी यही है। हमने कहा था ना कि ये कंजर्वेशन चार्ज पर डिपेंड करता है, यानी कि जितना चार्ज इसके ऊपर आएगा, जितना चार्ज ये बाहर से रिसीव करेगा, उतना ही चार्ज इससे पास होगा, इससे गुजर जाएगा, इससे निकल जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार जितना करंट यहाँ पर आएगा, जितना करंट ये लेगा, उतना ही करंट को ये छोड़ देगा। ठीक है, डायग्राम से समझेंगे हम। देखिए, हमने लिखा है यहाँ पर डायग्राम बनाया, ये करंट I1, ये I2, ये I3। इनका देखो एरो किधर है, टुवार्ड्स जंक्शन या टुवार्ड्स नोड। ठीक है, किसकी तरफ आ रहे हैं, इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, यानी कि ये इमर्ज हो रहे हैं यहाँ पर आके। ठीक है, फिर I4, I5 ये क्या है, देखो आपको दिख रहा होगा, जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो तीनों करंट्स हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों का सम, और I4 प्लस I5, ये तीनों करंट कौन से हैं, जो इमर्ज हो रहे हैं। इमर्ज होने वाले तीनों करंट्स का सम और जो बाहर निकल रहे हैं करंट, उन दोनों का सम क्या होगा, इक्वल। तो देखो, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ हमने लिखा है I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये कौन से करंट है जो इस डायग्राम के अंदर इमर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं आपको। I4 और I5 क्या है, जो इससे बाहर निकलते हुए आपको महसूस हो रहे हैं। ठीक है, I1, I2, I3 करंट वो है जो यहाँ अंदर जंक्शन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, जंक्शन पर एक जगह पर आके मिल रहे हैं। I4 और I5 वो करंट है जो इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, मीट आउट हो रहे हैं जिससे। तो जो करंट आ रहा है और जो करंट जा रहा है वो क्या होगा, इक्वल। ठीक है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो हमने लिखा है इधर से I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, कहता है इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं
ये इक्वल का साइन है, इस I4 को इक्वल से लेफ्ट में लेके जाएंगे, I5 को इक्वल से लेफ्ट में लेके जाएंगे, तो राइट साइड में जब ये थे तो इन दोनों के साथ कैसा साइन है, प्लस का, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इसका मतलब क्या हुआ, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इजिकल टू में 0। यानी कि इस जंक्शन पर या इस पॉइंट पर जो नेट करंट होगा वो क्या रहेगा, 0। क्यों, क्योंकि जितना करंट उसने एक्सेप्ट किया उतना ही करंट उसने बाहर छोड़ दिया, जितना करंट आया उतना ही उसने आगे निकाल दिया। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। सो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। कहता है कि जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है वो हमें कहता है कि जो करंट का एल्जेब्रिक सम जो किसी एक जंक्शन पे या पॉइंट पे मिल रहे हैं वो हमेशा क्या रहेगा, 0। नेट सम कहता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर या किसी भी जंक्शन या नोड के ऊपर जो करंट्स वहां पर आके मिल रहे हैं और उसको उससे निकल रहे हैं उन सब का सम हमेशा क्या रहेगा, 0, जो कि यहाँ से प्रूव हो जाती है बात। I1 I2 I3 वो करंट जो आए थे, I4 I5 का है जो निकले थे, तो उन सबको जब हमने सम किया तो इनके साथ क्या ले लेंगे हम, जो करंट आ रहा है उसके साथ पॉजिटिव साइन ले लिया, जो करंट जा रहा है उसके साथ कैसा साइन ले लिया, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो जब इनका सम किया तो क्या आ गया, 0। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है वेयर करंट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन पॉजिटिव। कहते हैं जो करंट जंक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं यानी कि जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उनको हम पॉजिटिव लेंगे, साइन कन्वेंशन है ये। एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम जंक्शन आर टेकन नेगेटिव, और जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं उनको हम कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ। ओके, अब बात करेंगे बेटा किरचॉफ्स सेकंड लॉ की। देखिए अभी आपने जो पढ़ा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना और समझना। ठीक है, अपने नोटबुक के अंदर आपने नोट कर ही लिया होगा क्योंकि मैं कल फोटोज इसके सेंड कर चुका हूँ। ओके, किरचॉफ्स सेकंड लॉ देखिए बेटा क्या कहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको कहेंगे क्या। ठीक है, इसका कोई दूसरा नाम भी है क्या, हाँ है, इसको हम लूप रूल या वोल्टेज लॉ भी कह देते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ को हम लूप रूल या वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम कह सकते हो आप। अब जैसे कि हमने कहा था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, उसी प्रकार किरचॉफ्स सेकंड लॉ किस पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ठीक है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ओके, अब देखो बेटा इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं एक आपको छोटा सा कंसेप्ट लॉजिक बताना चाहूंगा। ये मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये कोई रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के थ्रू अक्रॉस करंट की डायरेक्शन ये है जो कि हमने यहाँ एरो से रिप्रेजेंट की है। इसके नीचे मैंने लिखा है आई। ठीक है बेटा, तो जिस साइड से करंट रेजिस्टेंस के अंदर इंटर करेगा उसका पोटेंशियल हाई होगा, दूसरे एंड का लो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल, इस एंड का पोटेंशियल क्या है, हाई, इस एंड का पोटेंशियल क्या है, लो। तो करंट किधर से किधर जा रहा है, हाई से लो की तरफ। तो यहाँ पर इस केस में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप होगा या पोटेंशियल डिक्रीज होगा, एक ही बात है। जब करंट किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा तो वहाँ पर पोटेंशियल का कुछ लॉस होगा, पोटेंशियल कुछ डिक्रीज होगा। अगर मान लीजिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, आर, और करंट इसके अंदर से कितना पास हो रहा है, आई, तो करंट पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा इधर, माइनस आई आर के इक्वल। ठीक है, माइनस का क्या मतलब है कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितने अमाउंट से, आई आर से। ठीक है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पोटेंशियल का कुछ लॉस आ रहा है तो नेगेटिव साइन लॉस को रिप्रेजेंट करेगा, और कितने अमाउंट से लॉस हो रहा है तो उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, आई आर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यही होता था ना, वी इक्वल टू में आई आर। तो ये पोटेंशियल को ही दिखा रहा है, तो कितना पोटेंशियल लॉस हुआ, आई आर के इक्वल। ओके, लेकिन अब देखो कई जगह पोटेंशियल जो हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल यानी कि जो पोलैरिटी है उसको कई जगह प्लस या माइनस से रिप्रेजेंट किया होता है। प्लस का मतलब होता है हाई पोटेंशियल, लो का मतलब है लो पोटेंशियल। ऐसा नहीं है कि इधर से को प्लस चार्ज है इधर से को माइनस चार्ज है वो मूव कर रहा है, नहीं, वहां पर क्या उसकी पोलैरिटी को दिखा रहा है, यानी कि उसके पोटेंशियल को दिखा रहा है। प्लस का मतलब हाई पोटेंशियल, लो, माइनस का मतलब लो पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर कहीं प्लस माइनस दिया गया हो तो वहां पर पजल होने की जरूरत नहीं है। ओके, ये तो थी रेजिस्टेंस की बात। फिर आती है सेल की। अगर सेल के अक्रॉस करंट पास हो रहा हो या सेल के अक्रॉस हम मूव कर रहे हो, सेल के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, तो वहां पर करंट के डायरेक्शन को हम नोट नहीं करेंगे। ठीक है, हमें देखेंगे कि हम डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, सर्किट में किस तरह से चल रहे हैं। तो बैटरी के केस में या सेल के केस में जब हम क्या करेंगे बेटा, जो ये क्या है पॉजिटिव एंड, ये क्या है माइनस एंड, जब प्लस से माइनस जाएंगे यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएंगे।
तो यहाँ पर भी वही बात है, जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे, चाहे भले ही करंट की डायरेक्शन कुछ हो, तो ये जो पोटेंशियल का कुछ ड्रॉप होगा, पोटेंशियल कुछ डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल का कुछ लॉस होगा, और कितने अमाउंट से, इसकी ईएमएफ के इक्वल। मान लीजिए इस सेल की ईएमएफ कितनी है ई, तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा इधर ई के इक्वल। ठीक है, ये माइनस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप को या लॉस इन पोटेंशियल को। अगर हम बेटा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाते, हमारे सर्किट के अंदर बैटरी हो सकता है इस तरह से जुड़ी होती कि जब हम मूव करते किसी सर्किट के अक्रॉस, तो हमारी डायरेक्शन क्या होती, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। तो उस केस में पोटेंशियल का कुछ फायदा होगा, पोटेंशियल कुछ इंक्रीज होगा। ठीक है, आगे एक डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा, इनका हम यूज करेंगे, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है, जब हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल का लॉस होता है, जब लो से हाई जाते हैं तो पोटेंशियल एडअप होता है, यानी कि फायदा होता है। अब बात करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ कहता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी। अकॉर्डिंग टू इट कहता है कि अगर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। कहता है कि किसी भी क्लोज पाथ के अलोंग जो सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स है या जो पोटेंशियल डिफरेंस का नेट सम है, अलजेब्रिक सम है, वो हमेशा क्या होता है, जीरो। कैसे बताऊंगा अभी। मान लीजिए ये कोई डायग्राम है आपका, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3, ठीक है, और इसके अक्रॉस V4, तो इन सब का सम किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। कैसे, उस डायग्राम से हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले देखें यहाँ पर साइन कन्वेंशन देखते हैं। कहता है व्हाइल यूजिंग इट वी स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट टू रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट। कहता है कि हम क्या करेंगे, कहता है कि जब हम ऐसे पोटेंशियल को लिखेंगे, अलजेब्रिक सम लेंगे, तो हम किसी एक पाथ से किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और वापस उसी पॉइंट पर आ जाएंगे। ठीक है, इस डायग्राम में अगर हम ए से शुरू कर रहे हैं तो ऐसे सी जाएंगे, सी से ई जाएंगे, ई से एफ जाएंगे, एफ से वापस ही आ जाएंगे, तभी तो कोई भी पाथ क्लोज्ड पाथ कहलाएगा। ठीक है, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है इसकी डायरेक्शन, समझे। तो इधर हमने लिखा है आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या करेंगे हम, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे करंट को, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एनी डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल इज टेकन नेगेटिव, जहां पर भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा या पोटेंशियल डिक्रीज होगा, हम कैसा साइन लेंगे, माइनस। एंड एनी इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल टेकन एज पॉजिटिव, और जहां पर भी पोटेंशियल का हमें कुछ फायदा होगा या इंक्रीज होगा, या बैटरी के अंदर या कहीं माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, तो वहां पर हम कैसा साइन ले लेंगे, पॉजिटिव। तो देखिए बेटा, हमने क्या लिया, एक छोटा सा क्लोज पाथ लिया है। ठीक है, ये किसी एक बड़े सर्किट का हिस्सा है और ये जो हिस्सा है ये क्लोज पाथ बना रहा है। ठीक है, तो देखो मान लीजिए ये एक पॉइंट लिया ए से हम क्या जाएंगे R1। ठीक है, ठीक है, इस आर्म पे, ए से आर्म के ऊपर क्या है, एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, एक बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये पॉइंट ए मान लिया, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो ए से बी की तरफ है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस हमने लिया उसका रेजिस्टेंस कितना R1, पोटेंशियल कितना है बैटरी का E1। फिर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, सी से ई की तरफ, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दिया, एक बैटरी यहाँ जोड़ दी। लेकिन ध्यान रखना, इधर नेगेटिव पहले आ रहा है, इधर पॉजिटिव पहले आ रहा है। ठीक है, तो अभी ध्यान रखना आपको कि किस केस में पोटेंशियल कम होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा आप, इसका रेजिस्टेंस R2 मान लिया, इसके पोटेंशियल E2 मान लिया, फिर कहाँ गए E से F, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। ठीक है, जिसकी वैल्यू R3 मान ली, और फिर F से A गए, तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया R4, एक बैटरी जोड़ दी जिसका पोटेंशियल कितना है या EMF कितना है E3। ठीक है, ये पॉइंट कंसीडर कर ली, A B C, ये D, ये E, ये F, ये G और ये A। ठीक है, तो या तो बेटा इसमें क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो मैं आपको क्लॉकवाइज समझा रहा हूँ। देख लीजिए, मान लीजिए इस पॉइंट ए में, ए सी आर्म के अंदर करंट की डायरेक्शन ये है, ये करंट क्या मान लिया मैंने, I1। ठीक है, इस रजिस्टर से या इस बैटरी से कौन सा करंट पास हो रहा है, I1। फिर इस आर्म से हमने क्या मान लिया, I2 करंट पास हो रहा है। फिर मैंने कहा था ना, वैसे तो क्लोज पाथ के अंदर डायरेक्शन करंट की ये हो सकती थी, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन किसी बड़ी सर्किट का हिस्सा है, इसलिए इधर करंट की डायरेक्शन कुछ अलग भी हो सकती है। तो इसलिए हमने करंट की डायरेक्शन यहाँ से क्या ले ली, इस आर्म के अंदर I3। ठीक है, जो कि उसके ऑपोजिट है, और इसमें क्या मान ली, इधर I4। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इधर से कोई करंट आ रहा होता तो उसकी डायरेक्शन ये होती, समझे, इधर से कोई करंट आ रहा होता तो उसकी डायरेक्शन ये रहती। तो ये कुल मिला के क्लोज पाथ है। तो अब इसका हम दिखाते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज है वो जीरो की इक्वल कैसे होगा। तो देखो बेटा, इस ए पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए कितना है, VA। ठीक है, पहले मैं इस आर्म को सोल्व करके बता रहा हूँ बेटा। देखिए यहाँ से मान लीजिए इस आर्म का पोटेंशियल कितना है, VA, इस पॉइंट का। ठीक है, अब क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस के अंदर से करंट पास हो रहा है I1। ठीक है, तो मैंने कहा था अगर हम कहाँ जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आज जब क्लॉकवाइज करेंगे तो करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो यहाँ पोटेंशियल का कुछ डिक्रीज होगा।
पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस से, क्या होगा I1 R1। फिर देखो बैटरी का, अब बैटरी के केस में हमने क्या कहा था, करंट की डायरेक्शन को नोट नहीं करेंगे बल्कि ये देखेंगे कि पोलैरिटी क्या है, माइनस से प्लस। ठीक है, पहले करंट हम कहाँ किधर से किधर जा रहे हैं, हाई लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, माइनस से प्लस की तरफ। तो यहाँ पर हमें कुछ फायदा हो रहा है तो इसको क्या करेंगे हम, प्लस E1। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा बेटा, VC। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस आदमी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो VC का पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल प्लस में ये पोटेंशियल। ठीक है, तो ये पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा, VC के इक्वल। तो ये तो किसका है बेटा, इस आर्म का पोटेंशियल आ गया, यानी कि इस पॉइंट C का पोटेंशियल निकाल लिया हमने यहाँ से। ठीक है बेटा, तो इस कंसेप्ट का जैसे हमने यहाँ पर किया है, ऐसे कंसेप्ट का हम सेल के अंदर यूज करेंगे। यहाँ से उसको ध्यान से देख लीजिएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, इस A का पोटेंशियल क्या है, VA। ठीक है, अब जब करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस से पास हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल का कुछ लॉस हो रहा है, तो वो लॉस किसके इक्वल होगा, माइनस I1 R1 के इक्वल। प्लस में आप बैटरी के अंदर कहाँ से कहा जा रहा है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, तो यहाँ में कुछ फायदा हो रहा है, यानी कि पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो इसलिए क्या लिख दिया हमने, E1। तो ये किसके पोटेंशियल के इक्वल आ गया बेटा, VC C पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल आ गया। ठीक है, अगर हमें इस आर्म का नहीं पूरी क्लोज पाथ का लिखना है तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, फिर अब किससे पास होंगे, रेजिस्टेंस R2 से। और I2 करंट की डायरेक्शन किसके अंदर से है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम, क्लॉकवाइज में। तो हमारी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, करंट की डायरेक्शन में। तो जो इधर भी क्या होगा, पोटेंशियल का कुछ लॉस होगा, वो किसके इक्वल होगा, I2 R2, क्योंकि अब भी हम करंट की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। फिर देखो बैटरी कहाँ से कहाँ जुड़ी हुई है। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ से देखोगे तो आप डी पॉइंट का पोटेंशियल कह सकते हो इसको, ये किसके इक्वल आ गया, डी पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल। ठीक है, लेकिन अगर अपने को पूरे सर्किट का लिखना है तो क्या करेंगे हम, अब बैटरी से पास होंगे। अब बैटरी में देखो उल्टा है, यहाँ पर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं। ठीक है, प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो इस केस में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएंगे तो हमें कुछ नुकसान होगा, तो इधर क्या कर देंगे, माइनस E2। ठीक है बेटा, तो ये किसके पोटेंशियल के इक्वल आ गया, ई पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल आ गया। लेकिन अब हमें तो क्या करना है, पॉइंट ए तक वापस पहुंचना है, तो ये पूरी टर्म किसके इक्वल आई, ई पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल। ठीक है, लेकिन अब अपने को क्या करना पड़ेगा, R3 से पास होंगे। अब देखो हमारी डायरेक्शन कहाँ है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमारी क्लॉकवाइज थी तो हमारी डायरेक्शन ई से एफ की तरफ है और करंट की डायरेक्शन हमसे अपोजिट है। तो इस केस में यहाँ पर हमें कुछ पोटेंशियल का कुछ फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में मैंने कहा था ना, करंट की डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे तो वहाँ पोटेंशियल का कुछ लॉस होगा। जब करंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट जा रहे हैं तो हमें कुछ फायदा होगा, तो वो फायदा किसके इक्वल होगा, प्लस I3 R3। ठीक है बेटा, ये किसके, अब ये पूरी की पूरी टर्म किसके पोटेंशियल के इक्वल आ गई, एफ पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल आ गई। अब इस R4 से पास होंगे हम, जब R4 से पास होंगे तो करंट की डायरेक्शन किधर है, हमारी डायरेक्शन से ऑपोजिट। ठीक है, I4 की डायरेक्शन, तो इधर भी हमारे को क्या होगा, फायदा, तो हम क्या कर देंगे इधर प्लस I4 R4। ठीक है, ये किसके पोटेंशियल के इक्वल आ गई, पूरी टर्म जी पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल आ गई। फिर क्या करेंगे, इस बैटरी से हम वापस ए पर जाएंगे, तो ये किसके इक्वल आएगा बेटा, यहाँ से। तो ये देखो बैटरी में कहाँ से जा रहे हैं, लो से हाई पोटेंशियल जा रहे हैं, लो से हाई जाएंगे तो क्या होगा, फायदा, तो प्लस में क्या कहेंगे, E3। ये किसके इक्वल आ गया बेटा, ए के पोटेंशियल के इक्वल, ए पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ पर भी मैंने वही लिखी है। ठीक है, ये पहले लिख दी थी इसलिए मैंने यहाँ समझाया इसको, VA माइनस I1 R1 प्लस में E1 माइनस R2 R2 माइनस E2 प्लस में I3 R3 प्लस I4 R4 प्लस में E3 इक्वल टू में VA। हो सकता है किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो एक बार वो वीडियो को रिपीट करके देख ले, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे से पूछ ले। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखो आप, इस VA से ये VA कैंसिल आउट। ठीक है, जब ये कैंसिल आउट होगा तो ये इक्वेशन क्या होगी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर, माइनस I1 R1, ठीक है, प्लस में E1। ये इस आर्म के अक्रॉस पोटेंशियल था, पोटेंशियल ड्रॉप कह सकते हो आप इसको। इस आर्म के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, माइनस I2 R2 माइनस E2। ठीक है, इस आर्म के अक्रॉस क्या बनेगा आपका, प्लस का I3 R3। ठीक है, इसके अक्रॉस क्या होगा आपका पोटेंशियल ड्रॉप, प्लस का I4 R4 प्लस में E3। ठीक है बेटा, ये किसके इक्वल आया, कटा कैसे देखो बता देता हूँ आपको। इस VA को उधर ले जाओ, जब इस VA को उधर लेके गए तो प्लस का इधर माइनस का, तो VA माइनस VA क्या बन गया, 0। तो ये क्या आ गया बेटा, 0। ठीक है, तो इससे क्या बात सिद्ध हुई कि जो भी हर एक आर्म के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप था उस सब का सम क्या होगा, 0 के इक्वल, जो कि हमारी डेफिनेशन यही कहती थी। फिर से देखिए डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू इट द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग ए क्लोज पाथ, कहता है किसी क्लोज पाथ के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम है या पोटेंशियल ड्रॉप का जो सम है वो हमेशा क्या होगा, 0, जो कि यहाँ से प्रूव हो जाता है। ठीक है,
तो उम्मीद है समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा।